Hello, my dear students and learner. Today I am going to teach you chapter 3rd of class 11th, subject economics, statics for economics, and the name of the chapter is census and sample method of collection of data. तो सेंसस और सैम्पल मेथड के बारे में आज हम जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा का जो मेथड है जिसको हम सेंसस या सैम्पल मेथड कहते हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं. ओके. So students, let's try to understand these method with the help of an example. ओके तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं इस मेथड को. फॉर एग्जाम्पल देर आर 2000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज. एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं. एक इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड. ओके तो एक इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा कलेक्ट करना चाहता है उन 2000 स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. ओके एंड ही हैज़ पॉसिबल चॉइसेस. अब उसके पास दो पॉसिबल चॉइस हैं. पहला, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे उन सभी 2000 स्टूडेंट से. दूसरा, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कुछ स्टूडेंट से सैम्पल के तौर पर, ठीक है, और जो सैम्पल वो कलेक्ट करेगा वो रिप्रेजेंट करेंगे सभी 2000 स्टूडेंट्स के डाटा को. जैसे मैंने आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट 20 या 200 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने इन्वेस्टिगेट किया या कलेक्ट किया, तो उन डाटा को कलेक्ट करने के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मानूंगा कि ये पूरे 2000 स्टूडेंट्स की है. यानी कि जो सैम्पल मैं कलेक्ट करूँगा वो रिप्रेजेंट करेगी पूरे यूनिवर्स को, पूरे 2000 स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन को, है ना. तो स्टैटिक्स में जो हमारा पहला अप्रोच था, है ना, तो स्टैटिक्स में इन स्टैटिक्स तो जो पहला अप्रोच मैंने बताया डाटा कलेक्ट करने का कि वन बाय वन एक एक स्टूडेंट से जाके उसके फैमिली के बारे में बैकग्राउंड के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाए, तो पहला जो मेथड है वो है सेंसस मेथड इस हिसाब से. और जो दूसरा मेथड है जिसमें सैम्पल कलेक्ट किया जाता है वो है सैम्पल मेथड. ठीक, तो जो हमारा ये प्रेजेंट चैप्टर है ये फोकस करता है किसके बारे में, सैम्पल मेथड के बारे में और सेंसस मेथड के बारे में. ये दोनों ही मेथड डाटा कलेक्शन के दो तरीके हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करना इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में और इस टेक्निक के बारे में. ठीक, सो वेरियस टेक्निक्स ऑफ सैम्पल्स आर डिस्कस. तो अलग अलग हम यहाँ पर टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सैम्पल मेथड है. सैम्पल मेथड की अलग अलग टेक्निक्स हैं और उनके क्या मेथड्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं. लास्ट तक बने रहिए बच्चों इस वीडियो में, है ना. और हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सैम्पल मेथड हैं उसकी जो उनकी जो डिफरेंट टेक्निक्स है डाटा कलेक्ट करने के, है ना, उनके बारे में जानेंगे. क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं उनके, वो देखेंगे. ओके, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस कि आपके सामने एक बाउल आपको नज़र आ रहा है. उस बाउल में देर आर 27 आइटम्स. ठीक, उन आइटम्स में से उन आइटम्स को हम क्या कहते हैं, उसकी पॉपुलेशन कहते हैं ना. मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स, है ना. ये हम ये कह सकते हैं कि इन पूरी पॉपुलेशन में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है जिससे हमें डाटा पता चल सके. तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है यूनिवर्स की, हम ये मान के चल रहे हैं वो कितनी है, 27 आइटम्स की है. ठीक है, उसमें से हमने 3 डाटा यहाँ पर देखिए कलेक्ट किया है सैम्पल के तौर पर. तो उस जो 3 डाटा हमने यहाँ पर 3 बॉल्स कलेक्ट की हैं सैम्पल के तौर पर आउटपुट में से, वही आपका सैम्पलिंग मेथड कहलाता है. और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक मानी जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर मेथड की हम बात करेंगे कि स्टैटिकल इंक्वायरी करने के यहाँ पर 2 मेथड हैं. पहला है सेंसस और दूसरा है सैम्पल मेथड. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंसस मेथड. तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं स्क्रीन पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. सो यू मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ मारुति कार्स इन इंडिया. जैसे मान के चलिए कि मारुति जो कार है उसकी अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं. ठीक है, अब हमें उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, कलर कंपोजिशन के बारे में. सो जो हमारा सेंसस मेथड है, सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना होगा. ठीक है, ईच एंड एवरी मारुति कार के बारे में जो भी इंडिया में सेल हुई है, मतलब कि जितनी भी मारुति कार इंडिया में सेल हुई हैं उन सब से रिलेटेड हमें डाटा कलेक्ट करना होगा. किस मेथड के अकॉर्डिंग, सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग. जो सेंसस मेथड है उसमें क्या है कि जो इन्यूमिनेटर है
है ना, वो टोटल पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने लोग हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है ना। तो जो इन्यूमिनेटर है वो टोटल पॉपुलेशन में से, टोटल यूनिवर्स में से जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ये सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना। यानी कि आपको पता है जनगणना की जाती है और उसको हम कहते हैं सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। तो सेंसस मेथड का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप सबको पता है कि जो सूचना, जो जनसंख्या नापी जाती है, आपकी जो मेजर की जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या करने के लिए क्या किया जाता है, जनसंख्या की इसके लिए हर घर में जाके पूछा जाता है, फैमिली के बारे में ब्यौरा लिया जाता है ना, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, घर में कितने लोग हैं, कितने अर्निंग लोग हैं, क्या इनकम है। तो इस प्रकार से हर घर में जा के इसके बारे में पूछा किया जाता है। इसको हम जनगणना कहते हैं, है ना। सेंसस इसको करती है, सेंसस नाम का इंस्टीट्यूशन इसको कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। इस मेथड को भी हम सेंसस ही कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सेंसस का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो एस्टिमेशन करने के लिए लोगों के घर घर जाया जाता है ना। और इसमें कुछ और भी बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। इसमें ये है कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में एक बार सेंसस ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनगणना की जाती है। आखिरी जो जनगणना की गई थी, जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था, ये फरवरी 2011 में करवाया गया था। ओके, so students, let's study about the suitability of this method, that is census method. So जो census method है वो suitable है particularly statistical investigation के लिए, ठीक है। जब small size of population हो, है ना, और जो population है वो diverse item हो, मतलब जिनकी characteristics बहुत अलग अलग हों, ठीक। और हमें ज़रूरत हो कि हमें इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करना है या इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है अलग अलग आइटम का, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की आवश्यकता हो हमें, और रिलायबिलिटी हो। तो जब ये सारी चीज़ें हो तब हमें सेंसस मेथड को यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी सूटेबिलिटी है, ठीक है। बात करते हैं मेरिट की, क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इस मेथड को यूज़ करने के। तो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी, ठीक है ना। रिलायबिलिटी यहाँ पर मतलब है कि हम इस प्रकार के डाटा पे पूरी प्रकार से निर्भर रह सकते हैं, और ये डाटा 100% एक्यूरेट होता है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन से इन्यूमिनेटर जाके डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो रिज़ल्ट है वो किसके हिसाब से बेस्ड होता है, सेंसस मेथड के हिसाब से बेस्ड होता है, जो हाईली एक्यूरेट और रिलायबल होता है ना। इसीलिए इसमें सेंसस मेथड में जो भी पॉपुलेशन है, जो भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, ईच एंड एवरी आइटम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। अगला है लेस बाइस्ड। इसमें किसी कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का। तो ये जो मेथड है ये लेस बाइस्ड है, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं अब हम अगले मेरिट के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड, ये जो मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, ठीक है। क्योंकि जो सभी आइटम है यूनिवर्स के उनको एग्जामिन किया गया है। फॉर एग्जांपल, जब हम सेंसस से जनगणना करते हैं यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं इंडिया में, है ना, तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें हम नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में पता कर सकते हैं कि मतलब कितने लोग हैं इंडिया में, है ना, किस पार्ट में इंडिया के कितने लोग हैं, उनका एज क्या है, ठीक है, उनका जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, और इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल इंक्वायरी हमें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं, है ना, तो हम यूनिवर्स यानी कि जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। तो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन मतलब इसमें जटिल इन्वेस्टिगेशन होती है। क्यों जटिल इन्वेस्टिगेशन होती है? क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिवर्स के सभी आइटम्स को कम्प्लीटली स्टडी उनके बारे में करनी होती है ना, और ये नेसेसरी होता है इसमें, ठीक है। सेंसस मेथड में जो पॉपुलेशन है उससे हमें डिज़ायर रिजल्ट भी मिलते हैं, है ना, और कंट्री की पॉपुलेशन भी हमारी कलेक्ट हो जाती है, ओके। और जो इसका लास्ट एडवांटेज है वो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक। तो जो सेंसस मेथड है वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है ना, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड करप्शन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिनके बारे में इसमें डाटा कलेक्ट हो जाता है। जैसे कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना बेरोज़गार है, क्या पॉवर्टी का स्टेटस है, क्या करप्शन का स्टेटस है, तो इस प्रकार का डाटा भी इसमें कलेक्ट हो जाता है।
तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डिमेरिट के बारे में, है ना, क्या नुकसान है इसका। सबसे पहली बात तो ये टाइम इसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। सेंसस जो मेथड है वो बहुत कॉस्टली है ना, और इसीलिए इसको ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ गवर्नमेंट या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं इस मेथड को, ठीक, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पर्पस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम और मनी दोनों की आवश्यकता है। अगला है लार्ज मैन पावर। सेंसस मेथड को कंडक्ट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्यूमिनेटर्स की आवश्यकता होती है, ठीक। ट्रेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमिनेटर्स बिकम असेंशियल विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, है ना। हमें इतने सारे इन्यूमिनेटर्स को ट्रेनिंग भी देनी होती है, ठीक है, तभी जाके वो डाटा कलेक्ट कर पाते हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ओके, दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े स्तर पर हो, यानी कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो यूनिवर्स के पॉपुलेशन है या जो आइटम्स है बहुत ज़्यादा हो, तो उस समय इस मेथड को कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हो सकता है कि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, रिलायबिलिटी हो, है ना, और इसमें सिक्योरिटी हम कह सकते हैं सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाए लोगों की, ठीक। तो ये जो मेथड है ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, हमारा सैम्पल मेथड। ओके, तो सैम्पल मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ये वो मेथड है जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है एक ग्रुप ऑफ आइटम से, ठीक, और वो पूरे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक को एग्जामिन करता है और उसी हिसाब से हमारे कंक्लूजन उससे ड्रॉन होते हैं, ठीक। जैसे कि मान के चलिए हमें यहाँ पर पूरे कॉलेज में मेरे 2000 पीपल हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं 2000 स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, ठीक, डाटा कलेक्ट करना है। तो मैं 2000 यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड के अकॉर्डिंग मैं 2000 लोगों का डाटा कलेक्ट नहीं करूँगा, मैं उसमें से 20 या 200, है ना, लोगों का डाटा कलेक्ट करूँगा। पहले मैं यहाँ पे सैंपल लूँगा, जो सैंपल सबसे ज़्यादा डाइवर्स होंगे उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा और उन 200 स्टूडेंट्स की ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। और जो 200 स्टूडेंट से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना, उसी को कहा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी पूरे 2000 स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना। तो ये है आपका बच्चों सिंपल मेथड। सैम्पल मेथड सूटेबल कहाँ है ना, कहाँ कहाँ में सैम्पल मेथड यूज़ करना चाहिए। पहला है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन वेरी लार्ज। जब यूनिवर्स का पॉपुलेशन मतलब यानी कि ये है कि जब हमें जो डाटा कलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ़ आइटम्स जब काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो, है ना, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की आवश्यकता ना हो, ठीक, और डाइवर्स आइटम की एग्जामिनेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन या डिटेल एग्जामिनेशन की भी हमें आवश्यकता ना हो, ठीक है। और जब जो यूनिट्स हैं, है ना, वो ज़्यादा डाइवर्स ना हो, मतलब जो आइटम्स हैं जिसमें से हम डाटा कलेक्ट करना है वो सभी आइटम्स में ज़्यादा भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक। Students, let's just discuss about the merit of this method. First one, it is very economical method. Economical method means इसमें ज़्यादा कॉस्टली ये मेथड नहीं है। सैम्पल जो मेथड है इसमें इन्वेस्टिगेशन का ये सस्ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ही पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। टाइम सेविंग है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना। इस प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन है ये टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एरर, बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर, एरर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। देखिए इसमें क्या है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स ही इसमें कवर होते हैं, इसलिए जो एरर है वो इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसमें एरर इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, तो इससे बेटर एक्यूरेसी हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन सैम्पल जो मेथड है ये तब यूज़ होता है जब इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े स्तर पर हो, ठीक है ना। और जो सेंसस मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जो अनअफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब कि जिसमें जो कॉस्ट आती है उसकी वो बहुत ज़्यादा आती है ना, और कभी कभार लोग उसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो सैम्पल मेथड है वो इतना कॉस्टली नहीं है, इकोनॉमिकल है। दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा मेथड है जिसका नाम हमारा सेंसस मेथड है ये काफ़ी कॉस्टली है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस।
ठीक है। इसमें ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का फ़ायदा यहाँ पर ये है कि इस मेथड को संभालने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हैंडल करने के लिए लिमिटेड नंबर्स ऑफ आइटम्स को हमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कैपेबल और एफिशिएंट जो इन्वेस्टिगेटर हैं वही इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना। यह मेथड ज़्यादा साइंटिफिक है, ठीक है, क्योंकि जो सैंपल कलेक्ट होता है कन्वीनियंटली वो वेरियस एंगल्स को ध्यान में रख के कलेक्ट किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना वो काफ़ी डाइवर्स डाटा वाले आइटम्स को ही सिलेक्ट करते हैं। ओके, डिमेरिट की, ठीक है ना। तो डिमेरिट मतलब फ़ायदे, इसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले ये जो मेथड है ये पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लिमिटेड आइटम्स को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसमें हम इसको ये कह सकते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो रही है पार्शियल हो रही है, जो रिज़ल्ट हैं वो भी बाइस्ड हो सकते हैं। अगला है रॉन्ग कंक्लूजन, है ना। सैम्पल मेथड से कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, है ना, उनका कंक्लूजन भी ठीक नहीं होता। अगला है डिफ़िकल्ट इन सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। देखिए यहाँ पर जो मुझे सैम्पल कलेक्ट करना है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि हमें इस प्रकार का सैम्पल कलेक्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। फ्रेमिंग सैम्पल, फिर दूसरी बात, जब हम डिफ़िकल्टी के बाद जो हम रिप्रेजेंटेटिव को जो सैम्पल्स को जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स होता है वो डिफ़िकल्ट होता है सिलेक्ट करना, और उसको कलेक्ट डिफ़िकल्ट करने के बाद फ्रेम करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है वो पूरे यूनिवर्स को ठीक प्रकार से रिप्रेजेंट ना कर पा रहा, उसके अंदर इतने कैरेक्टरिस्टिक्स ही ना हो, ठीक है ना। इसके लिए दूसरा ये है कि इसमें सेट ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है ना। तो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें डू हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, है ना। एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही इस प्रकार की सैंपल को कंडक्ट करवा सकता है। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर अ सैंपल। सो सैंपल के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक ऐसा सैंपल कलेक्ट करना होता है जिस सैंपल में पूरी यूनिवर्स की पॉपुलेशन के सभी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हों, ठीक है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें ईच एंड एवरी यूनिट को, है ना, ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ये चांस हो कि उसके अंदर सभी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्लियरली दिखाई दें, ठीक है ना। तो इक्वल चांस होना चाहिए हर यूनिट, हर यूनिवर्स के आइटम को सिलेक्ट होने का भी, ठीक है ना। दूसरा है इंडिपेंडेंट। जो सभी यूनिट्स हैं सैंपल की वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में इसमें यह है कि इंक्लूजन ऑफ वन आइटम्स इन सैम्पल शुड नॉट बी डिपेंड्स अपॉन द इंक्लूजन ऑफ अदर आइटम्स ऑफ द सैम्पल। यानी कि यह है कि एक आइटम किसी दूसरे आइटम पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब एक आइटम की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे आइटम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सभी की जो इंफॉर्मेशन है आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो इज दिस क्लियर टू यू? नाउ लेट्स जस्ट मूव टू third point. What are the next thing which is essential for a sample, means the qualities which are essential for a sample method of investigation. Next point is homogeneity. If more than one samples are selected from a universe, these samples should be homogeneity and not the contradictory to each other. मतलब एक हमें ऐसा सैंपल कलेक्ट करना है जो सक्षम हो पूरी पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन को देने के बारे में। मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो पूरी पॉपुलेशन के ही होने चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार का ही हमको सिलेक्ट करना है आइटम, ठीक है ना। तो सभी आइटम होमोजेनेटिकली आइटम एक होना चाहिए, मीन्स मतलब कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी से मिलते हों। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो असेंशियल है वो है एडिक्वेंसी, है ना। नंबर ऑफ आइटम इन अ सैम्पल शुड बी फेयरली एडिक्वेट सो दैट द रिलायबल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन कवरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। देखिए यहाँ पर यह है कि जो डाटा है वो पर्याप्त डाटा होना चाहिए, एडिक्वेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, है ना, सैम्पल के, वो फेयरली एडिक्वेट होने चाहिए ताकि हमें रिलायबल कंक्लूजन्स मिल सके, ड्रॉन कर सकें हम, ठीक है ना, जो कि सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में कवर कर रहा हो, है ना। तो ये था हमारे 4 सूटेबिलिटी, सैम्पलिंग मेथड की 4 सूटेबिलिटी से 4 कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सैम्पल मेथड में। ओके।
नाउ स्टूडेंट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में जो मेथड है वो है सबसे पहला आपका लॉटरी मेथड और दूसरा है आपका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। अगला है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपके 5 मेथड्स आते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फोर्थ है कोटा सैम्पलिंग एंड फिफ्थ है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, है ना। सो इन दिस वीडियो वी आर going to end it, and in the next chapter's lecture we will discuss all these methods, what are the suitabilities of these methods, and what are the merits and demerits of this methods. Okay students.